हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद राधा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर 4 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड एंड इट इज़ टेकन फ्रॉम क्लास 10 NCERT बुक. So we all know that everything around us is made of carbon, living and non-living. But earth crust has only small percentage of carbon in the form of minerals like carbonates, hydrogen carbonates, coal and petroleum, and our atmosphere has 0.03% of carbon dioxide. So कार्बन के बारे में पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं जो और एलिमेंट से अलग हैं, जैसे कि बॉन्डिंग. कार्बन की जो बॉन्डिंग है वो कोवलेंट बॉन्ड ये फॉर्म करता है. कोवलेंट बॉन्ड हमने आयनिक बॉन्ड के बारे में लास्ट चैप्टर में पढ़ा था. इसमें जो कार्बन जो फॉर्म करता है वो करता है कोवलेंट बॉन्ड. We all know that combining capacity of various elements is based on the number of valence electrons. जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं आइदर वो एलिमेंट वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देता है तो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है, और गेन करता है तो वो नेगेटिव चार्ज को एक्वायर करता है. बट यहाँ पर एटॉमिक नंबर कार्बन का है 6, यानी कि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके पास. 4 valence electrons is a large number of electrons to be given or to be or to take because 4 electrons या तो कार्बन दे देगा क्योंकि उसे ऑक्टेट कंप्लीट करना है, या वो गेन करेगा क्योंकि 4 + 4 8 आइदर गिव इट विल गिव और रिसीव. तो 4 नंबर जो है इट इज़ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, जैसे कि अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेगा तो उस पर 4 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, एनायन बन जाएगा. बट इट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विद 6 प्रोटॉन्स टू होल्ड ऑन टू 10 इलेक्ट्रॉन्स. अब जब वो 4 इलेक्ट्रॉन्स उसने गेन कर लिए तो एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रॉन्स आने की वजह से उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और उसके पास ऑलरेडी 6 प्रोटॉन्स हैं. क्योंकि और एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 है तो 6 प्रोटॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 4 उसने एक्वायर कर लिए ले लिए तो उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स होगा. बट हमें पता है प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इक्वल होना चाहिए, अदरवाइज़ इम्बैलेंस हो जाता है. तो 6 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे बैलेंस करेंगे वो डिफ़िकल्ट होगा 4 इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना. इसलिए इस तरह का एनायन कार्बन फॉर्म नहीं करता. अगर इन केस वो लूज़ करेगा इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करना पड़ेगा, तब भी उसकी वैलेंस शेल जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट होगा. तो ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करना, 4 इलेक्ट्रॉन्स इज़ अ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अगर वो लूज़ कर देगा तो it will require a large amount of energy to remove 4 electrons, leaving behind a carbon cation with 6 protons in its nucleus holding on to just 2 electrons. तो 6 protons तो हैं बट इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम हो गए जिसकी वजह से इम्बैलेंस होगा. तो कार्बन जो है वो एनायन भी फॉर्म नहीं करेगा, 4 नेगेटिव चार्ज भी नहीं लेगा, 4 पॉजिटिव चार्ज नहीं लेगा. वो एक बीच का रास्ता लेगा जिसे हम बोलते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. वो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा विद कार्बन और विद एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स, और इस तरह के बॉन्डिंग को बोलते हैं हम कोवलेंट बॉन्ड. यहाँ पर एग्जांपल्स लिए हैं लाइक 2 हाइड्रोजन एटम्स शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन. जैसे कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और वो दूसरे हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स, और इस तरह से वो हीलियम के जो नियरेस्ट नोबल गैस है उसके कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करेगा. द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज सेड टू कॉन्स्टिट्यूट अ सिंगल बॉन्ड बिटवीन द 2 हाइड्रोजन एटम. तो इस तरह से क्योंकि सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन शेयर्ड, सो सिंगल बॉन्ड बनेगा यहाँ पर. अ सिंगल बॉन्ड रिप्रेजेंट अ लाइन बिटवीन 2 एटम्स. तो इस तरह से हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड बनेगा. ऑक्सीजन में 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर डबल बॉन्ड
नाइट्रोजन में 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग शेयर्ड, सो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर बनेगा. Such bonds which are formed by the sharing of an electron pair between two atoms are known as covalent bond. तो इस तरह के bonds को जहाँ पर sharing हो रही है electron pair की, उसे हम बोलते हैं covalent bonds. Covalently bonded molecules are seen to have strong bonds with a molecule, but intermolecular forces are small. कोवलेंट बॉन्ड्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं, बट इंटरमॉलिक्यूलर, दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्सेस हैं वो कम है, क्योंकि यहाँ पर शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, जिसकी वजह से इनके बीच का जो बॉन्ड है वो इजीली ब्रेक हो सकता है. इसलिए इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है. और क्योंकि यहाँ पर शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, तो आयन फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, आयन्स नहीं बन रहे हैं, चार्ज्ड पार्टिकल्स नहीं बन रहे हैं, जिसकी वजह से ये पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है. क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमें चार्ज्ड आयन्स चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, बट यहाँ पर चार्ज्ड आयन्स नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं. तो यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है कि किस तरह से कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है CH4 मीथेन में. यहाँ पर कार्बन के पास हमें पता है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, और 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हाइड्रोजन आर बीइंग शेयर्ड विद द 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की हम बात कर रहे हैं. सो इस तरह के शेयरिंग को हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड. नाउ वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन. कार्बन की कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे. सबसे पहले पढ़ेंगे कैटिनेशन. कैटिनेशन क्या होता है? कार्बन हैज़ द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन गिविंग राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल्स. तो कार्बन के पास एक स्पेशल एबिलिटी है कि वो इस तरह से चेन फॉर्मेशन, कार्बन कार्बन के साथ चेन बना सकता है. These compounds may have long chains of carbon, branch chains of carbon, or even carbon atoms arranged in rings. तो लॉन्ग चेन की फॉर्म में कार्बन के साथ बॉन्ड बना सकता है, या चेन के फॉर्म, ब्रांच्ड चेन के फॉर्म में, या फिर रिंग की फॉर्म में, कुछ इस तरह से. तो आगे हम देखेंगे डिटेल में कैसे ये इस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन होता है. कंपाउंड्स ऑफ कार्बन which are linked only by single bonds between carbon atoms are called saturated compounds. तो हमने अभी पहले देखा था कि कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड भी बनाता है कार्बन के साथ, जैसे कि हमने हाइड्रोजन का एग्जांपल लिया था. जब एक सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं तो सिंगल बॉन्ड बनता है. इसी तरह से कार्बन के बीच में भी जब सिंगल बॉन्ड बन रहा है तो उस तरह के कंपाउंड्स को हम बोल रहे हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स. बट डबल बॉन्ड अगर बन रहा है या ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है तो उस तरह के कंपाउंड्स को हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स. द कार्बन कार्बन बॉन्ड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हेंस स्टेबल. जैसे कि हमने बोला था कि कोवलेंट बॉन्ड उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, बट कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए स्टेबल होता है. द लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स विद मैनी कार्बन एटम्स लिंक टू ईच अदर, दिस गिव्स अस. तो हमें जो कार्बन कार्बन से जो कंपाउंड्स मिलते हैं वो बहुत तरह के कंपाउंड्स हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे. क्यों? क्योंकि इनके बीच में जो बॉन्ड है वो बहुत स्टेबल होता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग होता है. सिंस कार्बन हैज़ अ वैलेंसी ऑफ 4, इट इज़ केपेबल ऑफ बॉन्डिंग विथ 4 अदर कार्बन एटम्स or atoms of other monovalent element. Compounds of carbon are formed with oxygen, hydrogen, nitrogen, sulfur, chlorine and many other elements, giving rise to compounds with specific properties which depend on the elements other than carbon present in the molecule. तो कार्बन कार्बन के साथ भी बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, सल्फर, क्लोरीन और भी एलिमेंट्स के साथ कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन
होती है जिनकी जब वो कंपाउंड बन जाता है उसकी जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो उस अदर एलिमेंट की वजह से आती हैं. The bonds that carbon forms with most other elements are very strong, making these compounds exceptionally stable. One reason for the formation of strong bonds by carbon is its small size. This enables the nucleus to hold on to the shared pair of electrons strongly. तो कार्बन के साथ जो भी कंबाइन करेगा, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फ़र है, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ आती हैं. प्लस इनका जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है कार्बन के साथ वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है. क्यों? क्योंकि कार्बन का जो साइज़ है वो काफ़ी छोटा होता है, जिसकी वजह से उसका न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रॉन्गली पकड़ के रखता है, होल्ड करके रखता है. Now saturated and unsaturated carbon compounds. सैचुरेटेड हमने देखा कि सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है वो सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं. अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं. इन ऑर्डर टू अराइव एट द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल carbon compounds, the first step is to link the carbon atoms together with a single bond and then use the hydrogen atoms to satisfy the remaining valencies of carbon. तो कोई भी अगर हमें कंपाउंड दिया हुआ है, सपोज़ यहाँ पर हमें C2H6 दिया हुआ है, C2H6 ईथेन. ईथेन हमें बोला हुआ है कि इसका हमें स्ट्रक्चर फॉर्म करना है. तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? फर्स्ट स्टेप हम देखेंगे कि इसमें कार्बन एटम्स कितने हैं. तो सबसे पहले हम कार्बन एटम्स में देखेंगे कि इनका बॉन्ड बनेगा सबसे पहले. फिर हम देखेंगे 6 हाइड्रोजन भी हैं. तो हमें पता है कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं. इसकी एबिलिटी है कि वो 4 बॉन्ड्स बना सकता है. तो 1 2 3 हाइड्रोजन के साथ बन गया एंड 1 2 3 यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ. तो यहाँ पर हमें यहाँ पे वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई. तो इस तरह से हम पता करते हैं स्ट्रक्चर को. नेक्स्ट देखते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन विच हैज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H8. तो इसका भी हम सबसे पहले इस तरह से पहले कार्बन कार्बन का देखेंगे, फिर हम सबकी वैलेंसी फुलफ़िल करेंगे. हमें पता है H8 हैं, 3 यहाँ पर हो गए, 4 5 6 7 and 8. So this is how we form the structure of the compound. The valencies of all the atoms are satisfied by single bonds between them. Such carbon compounds are called saturated compounds, and these compounds are normally नॉट वेरी रिएक्टिव. क्योंकि ये कंपाउंड स्टेबल होते हैं इसलिए ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते. अनदर कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन हैज़ द फॉर्मूला C2H4 विच इज़ ईथीन. ईथीन का फॉर्मूला है C2H4. यहाँ पर हाइड्रोजन एटम्स कम हो गए. ईथेन में C2H6 था, ईथीन में 2 हाइड्रोजन रिमूव हो गए और यहाँ पर ईथीन बन गया. तो यहाँ पर किस तरह से हम स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे? सबसे पहले हम कार्बन कार्बन को देखेंगे. यहाँ पर हमें 2 कार्बन है हमारे पास, तो सबसे पहले कार्बन कार्बन का बॉन्ड देखेंगे, फिर हम वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे. तो यहाँ पर H4 है, 1 यहाँ पर मैं दिखाती हूँ आपको, 1 2 3 एंड 4 हाइड्रोजन. बट यहाँ पर कार्बन की जो वैलेंसी है वो सेटिस्फाई नहीं हो पाई है, इसलिए हम एक और बॉन्ड बना देंगे और यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा. तो ईथीन जो है वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है. सिमिलरली इथाइन का देखेंगे. इथाइन का फॉर्मूला है C2H2. यहाँ पर सबसे पहले हम करेंगे कार्बन कार्बन, फिर H2. बट यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हुई है, इसलिए हम इस तरह से यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा. तो इथाइन में ट्रिपल बॉन्ड है, ये भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड है.
Such compounds of carbon having double or triple bonds between the carbon atoms are known as unsaturated carbon compounds, and they are more reactive than the saturated compounds. तो saturated carbon compound से unsaturated carbon compound ज़्यादा reactive होते हैं. Chains, branches and rings. तो यहाँ पर कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं होमोलोगस सीरीज़ के, और उनके फॉर्मूले दिए हुए हैं, जैसे कि मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन एंड हेक्सेन. तो ये जो नाम दिए हैं ये किसके बेसिस पे है? कार्बन कंपाउंड, कार्बन एटम्स के बेसिस पे. नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मीथेन इज़ 1. ईथेन में 2 कार्बन एटम्स हैं, प्रोपेन में 3, ब्यूटेन में 4, पेंटेन में 5, हेक्सेन में 6. और इसी तरह से ये जो है ये तो एल्केन्स हैं. एल्कीन्स में क्या होगा? एल्कीन्स में होगा ईथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन एंड हेक्सेन. इस तरह से होगा. सिमिलरली एल्काइंस में इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन. आगे हम देखेंगे किस तरह से हम उनको नेम करते हैं. तो ये हैं स्ट्रक्चर्स. 2 पॉसिबल कार्बन स्केलेटन्स. हमने देखा था कि कार्बन जो है वो चेन फॉर्म में भी होता है. जब हम प्रॉपर्टीज़ देख रहे थे कैटिनेशन की, चेन भी फॉर्म करता है, ब्रांच चेन्स फॉर्म करता है, और साइक्लिक कंपाउंड्स भी फॉर्म करता है. तो इस तरह से ब्रांचिंग होती है. ये चेन है, ये ब्रांच चेन है, और साइक्लोहेक्सेन जो है वो रिंग की फॉर्म में है. तो इसका इन दोनों का जो स्ट्रक्चर है उसका ये है ब्यूटेन. Such compounds with identical molecular formula but different structures are called structural isomers. तो इस तरह के स्ट्रक्चर को, जहाँ पर ब्यूटेन, देखिए यहाँ पे ब्यूटेन है, इसको हम इस तरह से भी चेन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं स्ट्रक्चर इसका, और ब्रांच चेन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं. तो इस तरह के स्ट्रक्चर को मॉलिक्यूलर फार्मूला जिनका सेम होता है बट स्ट्रक्चर्स कुड बी डिफरेंट, तो इस तरह की कंपाउंड्स को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स. ये जो कंपाउंड्स हैं ये ब्रांच चेन की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं और सिंगल चेन की फॉर्म में भी. तो इन तरह के कंपाउंड्स को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स. Such compounds have some compounds have carbon atoms arranged in the form of ring. कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी हैं, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल लिया है साइक्लोहेक्सेन का, जो रिंग की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. Straight chain, branch chain and cyclic compounds all may be saturated और unsaturated. तो हमने लास्ट स्लाइड में देखा कि सारे साइक्लोहेक्सेन भी सैचुरेटेड था, सिंगल बॉन्ड था सब में, ब्यूटेन में भी. बट कुछ कार्बन कंपाउंड्स ऐसे भी होते हैं जो अनसैचुरेटेड होते हैं. यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया है बेंजीन का. यहाँ पर कार्बन ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होते हैं, ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, और ये स्ट्रक्चर जो है कुछ साइक्लोहेक्सेन से मिलता जुलता है. और यहाँ पर कार्बन के बीच में, ऑल्टरनेट कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड इस तरह से होता है. All these compounds, carbon compounds which contain just carbon and hydrogen are called hydrocarbons. तो इस तरह के कार्बन कंपाउंड्स को जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन है वो होते हैं हाइड्रोकार्बन्स. उनको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स. हाइड्रोकार्बन्स मीन्स हाइड्रोजन है और कार्बन है. ऐसे कंपाउंड्स जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन है उनको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें सिंगल बॉन्ड है उसको हम बोलते हैं एल्केन्स. जिसमें डबल बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल बॉन्ड है, उनको हम बोलते हैं एल्कीन्स. एंड दोज विद ट्रिपल बॉन्ड्स आर कॉल्ड एज एल्काइंस. नाउ कार्बन का जो नेचर है वो फ्रेंडली है. वो किसी के साथ भी बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है कार्बन का, इसलिए हम कार्बन को फ्रेंडली एलिमेंट बोलते हैं. इट कैन ऑल्सो फॉर्म बॉन्ड्स विद, other than carbon it can also form bonds with halogens, oxygen, nitrogen and sulfur. In hydrocarbon chain, one or more hydrogen can be replaced by these elements such that the valency of carbon remains satisfied. तो हम जब
कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है, ऐसे कंपाउंड्स को हम हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। और अगर सपोज़ ये एक हाइड्रोजन है जिसको हम रिप्लेस करना चाहते हैं किसी और एलिमेंट से, इस तरह से रिप्लेस करेंगे कि कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड रहे, तो इस तरह के कंपाउंड्स को जहाँ पर एक एलिमेंट रिप्लेस हो जाता है हाइड्रोजन से, उस कंपाउंड्स को हम बोलते हैं हेटेरोएटम। These heteroatoms confer specific properties to the compound regardless of the length and nature of the carbon chain and hence are called functional groups। तो इस तरह के heteroatoms को हम बोलते हैं functional groups। क्यों? क्योंकि इनकी properties आ जाती हैं उस कार्बन कंपाउंड में। सपोज़ यहाँ पर functional group है हैलो। हैलो इज़ अ फंक्शनल ग्रुप, वो क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी अगर हाइड्रोजन से रिप्लेस करके हम इसको लगा देंगे उस कंपाउंड में, तो इस फंक्शनल ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। सिमिलरली हेटेरोएटम यहाँ पर ऑक्सीजन है और इससे जो फंक्शनल ग्रुप बन रहे हैं वो है अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्कोहल OH, एल्डिहाइड CHO, कीटोन के साथ C डबल बॉन्ड O एंड कार्बोक्सिलिक एसिड इज COOH। तो ये इनके फंक्शनल ग्रुप हैं और इनका फॉर्मूला है। तो इनकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो अगर हम हाइड्रोजन से रिप्लेस करके इनको पुट कर देंगे तो इनकी प्रॉपर्टीज़ उस कार्बन कंपाउंड में आ जाती है। नेक्स्ट इज होमोलोगस सीरीज़। होमोलोगस सीरीज़ क्या है? A series of compounds in which the same functional group substitutes for hydrogen in a carbon chain is called a homologous series। कुछ ऐसी सीरीज़ होती हैं कंपाउंड्स की जिसमें फंक्शनल ग्रुप सेम रहता है, हाइड्रोजन से जो हमने रिप्लेस किया है वो फंक्शनल ग्रुप सेम रहता है, बट कार्बन का जो नंबर है वो चेंज होता रहता है। उस सीरीज़ को हम बोलते हैं, उस सीरीज़ ऑफ कंपाउंड्स को हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अल्कोहल का दिया है एग्ज़ाम्पल, लाइक CH3OH जिसको हम बोलते हैं मीथेनॉल, C2H5OH इथेनॉल, देन प्रोपेनॉल एंड ब्यूटेनॉल। तो ये सब में OH जो है वो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। तो ये जो है ये होमोलोगस सीरीज़ है। क्यों? क्योंकि कार्बन का नंबर चेंज हो रहा है, कार्बन आगे की तरफ नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, और जो फंक्शनल ग्रुप है जो अल्कोहल है OH ग्रुप है वो सब में लगा हुआ है, जिसकी वजह से जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं सबकी सेम होंगी, बट फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो सकती हैं, बट केमिकल प्रॉपर्टीज़ सबकी सेम होंगी। The functional group such as alcohol dictates the properties of the carbon compound regardless of the length of the carbon chain. For example, the chemical properties of these alcohol group would be same. The general formula for alkenes can be written as HCnH2n, where n is equal to 2, 3, 4. Alkenes का formula क्या है? CnH2n। यहाँ पर n जो है नंबर ऑफ कार्बन है। एल्काइंस का है जिसमें कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड्स हैं, और एल्काइंस का जनरल फार्मूला है CnH2n-2। सॉरी, यहाँ पर एल्केन्स का है CnH2n+2 एंड एल्कीन्स का है CnH2n एंड एल्काइंस का है CnH2n-2। As the molecular mass increases in any homologous series, a gradation in physical properties is seen। क्योंकि molecular mass कार्बन कार्बन का जो चेन है वो बढ़ती जा रही है, और इसकी वजह से molecular mass increase हो रहा है homologous series में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं,
और उसकी वजह से फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में भी चेंजेस आते हैं, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होता जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज़ होता जाएगा, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज़ होता जाएगा। तो इस तरह से फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती जाती हैं। बट केमिकल प्रॉपर्टीज़, क्योंकि उस फंक्शनल ग्रुप की केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं, इसलिए होमोलोगस सीरीज़ में भी, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सेम है, इसलिए उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सिमिलर रहेंगी। नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, अब हम इनको नेम कैसे करते हैं। तो कुछ प्रीफिक्स और सफिक्स होते हैं जिनसे हम नेम करते हैं, वो हम देखेंगे किसके लिए हम प्रीफिक्स यूज़ करेंगे, किसके लिए सफिक्स यूज़ करेंगे। प्रीफिक्स मीन्स जो भी हम पहले यूज़ करते हैं, नेम करने से पहले अगर हम यूज़ कर रहे हैं, और सफिक्स मीन्स जो हम बाद में यूज़ कर रहे हैं। सब मेथड है, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द कंपाउंड। अ कंपाउंड हैविंग 3 कार्बन एटम्स वुड हैव द नेम प्रोपेन। सबसे पहले हम देखेंगे कार्बन कंपाउंड जो भी हम नेम करने के लिए ले रहे हैं, उसमें नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स कितने हैं। तो सबसे पहले वो देखेंगे, अगर 2 होंगे तो ईथेन होगा, 3 हैं तो प्रोपेन होगा, 4 है तो ब्यूटेन होगा। तो इस तरह से पहले हम वो चीज़ देखेंगे। In case a functional group is present, it is indicated in the name of the compound with either a prefix or suffix. तो functional group को फिर उसके बाद हम देखेंगे कि functional group सबसे पहले हमने कार्बन नंबर देखा कितने हैं, फिर हम देखेंगे functional group, उसके हिसाब से हम उसको prefix देखेंगे या उसका suffix देखेंगे। फिर देखेंगे if the name of the functional group is to be given as suffix, the name of carbon chain is modified by deleting the final E and adding the appropriate suffix. For example, a 3 carbon chain with ketone group would be named in the following manner: propane E is equal to propanol. तो यहाँ पर जो प्रोपेन हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया था कि 3 कार्बन चेन का एक कंपाउंड है और उसमें एक फंक्शनल ग्रुप है कीटोन ग्रुप। तो हम जो E है प्रोपेन का, वो निकाल के हम ओन लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा, प्रोपेनॉन। इफ़ द कार्बन चेन इज सैचुरेटेड, द फाइनल एन इन द नेम ऑफ द कार्बन चेन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय ईन और आइन। तो अगर अनसैचुरेटेड कंपाउंड है तो ईन और आइन, अगर एल्कीन है तो प्रोपीन कर देंगे, एल्काइन है तो प्रोपाइन कर देंगे, यानी कि डबल बॉन्ड है तो प्रोपीन कर देंगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो प्रोपाइन कर देंगे। तो इस तरह से हम नेम करते हैं। तो प्रीफिक्स हम हैलोजेंस के लिए यूज़ करते हैं, लाइक क्लोरो, ब्रोमो। तो यहाँ पर क्लोरीन रिप्लेस किया हुआ है एक हाइड्रोजन से, इसलिए हम इसको, और कार्बन नंबर जो हैं वो 3 हैं, इसलिए हम क्लोरोप्रोपेन इसको नेम करेंगे। सिमिलरली यहाँ पर ब्रोमीन है तो ब्रोमोप्रोपेन। अल्कोहल में सफिक्स यूज़ करते हैं, एल्डिहाइड्स में भी सफिक्स, कीटोन में सफिक्स मीन्स जो बाद में हम यूज़ कर रहे हैं नेम करने के बाद। कार्बोक्सिलिक एसिड, डबल बॉन्ड, एल्कीन्स, एल्काइंस, तो यहाँ पर सब हम सफिक्स यूज़ करते हैं, बट हैलोजेंस में हम प्रीफिक्स में यूज़ करते हैं, यानी कि पहले यूज़ करते हैं। जैसे क्लोरीन था तो हमने क्लोरोप्रोपेन, क्लोरीन को हमने पहले रखा। यहाँ पर अल्कोहल में OH ग्रुप है, इसलिए हम सफिक्स में यूज़ करेंगे, 3 कार्बन एटम्स हैं, प्रोपेनॉल। एल्डिहाइड में प्रोपेनल, कीटोन में प्रोपेनॉन, कार्बोक्सिलिक एसिड में प्रोपेनोइक एसिड, एल्कीन में प्रोपीन एंड एल्काइन में प्रोपाइन। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हम देखेंगे कंबशन। जब हम कार्बन या कार्बन कंपाउंड्स को हम बर्न करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रोडक्ट्स में आता है कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी। तो यहाँ पर कार्बन को हमने ऑक्सीजन के साथ बर्न किया तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट एंड एनर्जी, मीथेन के साथ किया तो सिमिलर प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट मिलेगा हमको। किसी भी कार्बन कंपाउंड को हम जब बर्न करते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट एंड लाइट हमें एज प्रोडक्ट मिलते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विद जनरली गिव अ क्लीन फ्लेम। तो जब हम बर्न करेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को तो हमें क्लीन फ्लेम मिलेगी, while unsaturated carbon compound give yellow flame with lots of black smoke. अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स को जब हम बर्न करेंगे तो हमें येलो फ्लेम मिलेगा। ये एक डिस्टिंग्विशेबल टेस्ट भी आ सकता है
आपसे पूछा जा सकता है कि व्हेन यू बर्न सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विच काइंड ऑफ फ्लेम डू यू गेट। तो यहाँ पर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमें क्लीन फ्लेम मिलता है, अनसैचुरेटेड में येलो फ्लेम विद लॉट्स ऑफ ब्लैक स्मोक। लिमिटिंग the supply of air results in incomplete combustion of even saturated hydrocarbon giving a sooty flame। तो incomplete combustion जब होता है यानी कि limited supply of air में जब combustion होता है, limited supply of oxygen की presence में जब combustion होता है, burning होती है, तब भी हमें sooty flame मिलती है, अगर वो saturated hydrocarbon की हो फिर भी। तो इनकम्प्लीट कंबशन किसी का भी होगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का होगा, फिर भी हमें सूटी फ्लेम ही मिलेगी। फ्यूल सच एज कोल एंड पेट्रोलियम हैव some amount of nitrogen and sulfur in them. Their combustion results in the formation of oxides of sulfur and nitrogen which are the major pollutants in the environment। तो जब हम कोल और पेट्रोलियम बर्न करते हैं तो कुछ नाइट्रोजन और सल्फ़र भी उसके ऑक्साइड्स यानी कि सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये एनवायरनमेंट में जाते हैं जो मेजर पोल्यूटेंट्स हैं एनवायरनमेंट के। जब रेन होती है तो हाइड्रोजन, वाटर का जब हाइड्रोजन कंबाइन करता है तो यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता है जिसे हम बोलते हैं एसिड रेन। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन। कार्बन का ऑक्सीडेशन, कार्बन कंपाउंड्स कैन बी ऑक्सीडाइज्ड ऑन कंबशन। जब हम बर्न करते हैं तो वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं यानी कि ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं, क्योंकि हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। कार्बन कंपाउंड को जो हम बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, कंबशन में हमने देखा तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। तो बेसिकली ये जो है ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बन रहा है कार्बन का, तो इसका मतलब वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। Some substances are capable of adding oxygen to others. These substances are known as oxidizing agent। कुछ compounds होते हैं, कुछ substances ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन को ऐड करते हैं दूसरे substances से, और उन substances को हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है अल्कलाइन KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट एंड K2Cr2O7 विच इज़ पोटेशियम डाइक्रोमेट। दीज आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन से इथेनॉल को जब हम इनकी प्रेजेंस इनके साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये ऑक्सीडाइज कर देंगे इथेनॉल को, ऑक्सीजन इसमें ऐड कर देंगे और बना देंगे इथेनॉल को इथेनोइक एसिड। सिमिलरली प्रोपेनॉल हमने लिया और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यही लिए और बन गया प्रोपेनोइक एसिड। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन होता है। नेक्स्ट है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम हाइड्रोजन के साथ ऐड करते हैं। हाइड्रोजन के साथ ऐड करते हैं किसकी प्रेजेंस में? पैलेडियम और निकल। क्यों? क्योंकि ये कैटलिस्ट हैं। कैटलिस्ट का काम क्या होता है, जो भी रिएक्शंस हो रहा है रिएक्शन में एक तरह का ये स्पीड ले आते हैं। Catalysts are the substances that cause the reaction to occur or proceed at a definite rate without the reaction itself being affected। तो जो रिएक्शन है उसको स्पीड अप कर देते हैं बट खुद उस रिएक्शन में ऐड नहीं होते हैं। वो बाद में कैटलिस्ट जो है बाद में भी, सपोज़ निकल कैटलिस्ट हमने लिया है तो जब रिएक्शन ओवर हो जाएगा तो वो एज इट इज़ रहेगा, वो रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होगा। तो कैटलिस्ट सब्सटेंसेस होते हैं जो रिएक्शन को हेल्प करते हैं, रिएक्शन होने में हेल्प करते हैं विदाउट इटसेल्फ बीइंग कंज्यूम्ड। एल्कीन को हमने रिएक्ट करवाया हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन के साथ जब हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्कीन को ऐड करवा रहे हैं और वो हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, तो हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं जिसकी वजह से बॉन्ड, जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक हो गया और ये सिंगल बॉन्ड बन गया और एल्कीन से बन गया एल्केन। तो इस तरह से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम जब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करते हैं यूजिंग कैटलिस्ट सच एज पैलेडियम और निकल,
वी गेट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और इस तरह के रिएक्शंस को हम बोलते हैं एडिशन रिएक्शन. दिस रिएक्शन इज़ कॉमनली यूज्ड इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स यूजिंग अ निकल कैटलिस्ट. तो हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल जब हम करते हैं, हम इसी रिएक्शन को यूज़ करते हैं, हाइड्रोजन को ऐड करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ. वेजिटेबल ऑयल्स जो हैं इसमें लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन चेन्स होती हैं और ये हेल्दी होते हैं. एनिमल फैट्स जो हैं इसमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, सैचुरेटेड कार्बन चेन्स होती हैं, और ये जो हैं दे आर हार्मफुल फॉर हेल्थ. तो वेजिटेबल ऑयल में जब हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, वी गेट वनस्पति घी विच इज़ नोन एज द हाइड्रोजनेशन ऑफ vegetable oil. Next is substitution reaction. Substitution reaction में क्या होता है? Saturated hydrocarbons are fairly unreactive and are inert in the presence of most reagents. तो जो saturated compounds है ये unreactive होते हैं. क्यों? क्योंकि ये stable होते हैं और इसलिए इनर्ट होते हैं, ये ज़्यादा रिएजेंट से रिएक्ट नहीं करते. बट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरीन इज़ एडेड टू द हाइड्रोकार्बन्स इन अ वेरी फास्ट रिएक्शन. बट सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन ऐड होता जाता है और क्लोरीन किसको रिप्लेस करता है? हाइड्रोजन को. वन बाय वन हाइड्रोजन एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एटम्स रिप्लेस होते जाते हैं क्लोरीन से, और इस तरह के रिएक्शन को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. क्यों? क्योंकि क्लोरीन सब्स्टिट्यूट होता जा रहा है हाइड्रोजन को रिमूव करके. बिकॉज वन टाइप ऑफ एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर. सो मीथेन व्हेन रिएक्ट्स विथ क्लोरीन इट्स गिव क्लोरोमीथेन and HCl, and this reaction is taking place in presence of sunlight. Now some important carbon compounds, ethanol and ethanoic acid. तो ethanol and ethanoic acid की properties हम देखेंगे. सबसे पहले ethanol के बारे में देखते हैं. They are liquid at ethanol जो है liquid है room temperature पे. Alcoholic drinks में ये main ingredient है. जो भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनती हैं उसमें इथेनॉल होता है. एंड बिकॉज इट इज़ अ गुड सॉल्वेंट इट इज़ यूज्ड इन मेडिसिन्स सच एज टिंक्चर आयोडीन, कफ सिरप्स एंड मैनी टॉनिक्स. रिएक्शंस ऑफ इथेनॉल. सोडियम के साथ किस तरह से रिएक्ट करता है इथेनॉल? सो व्हेन सोडियम रिएक्ट्स विद इथेनॉल इट गिव्स सोडियम इथॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस. सो हाइड्रोजन गैस रिमूव हो जाती है, सोडियम इथॉक्साइड हो जाता है. जो Na है, Na को सोडियम आयंस बन जाते हैं और यहाँ से हाइड्रोजन जो है OH का हाइड्रोजन वो रिमूव हो जाता है और सोडियम आयन हाइड्रोजन आयन को रिप्लेस करके यहाँ पे बॉन्ड बना लेता है. और एक हाइड्रोजन आयन जो यहाँ से निकला वो क्योंकि यहाँ पर दो हैं तो इस तरह से हाइड्रोजन गैस बन जाती है. रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. हीटिंग इथेनॉल एट 443 केल्विन विद एक्सेस कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रिजल्ट इन द डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू गिव ईथीन. तो इथेनॉल जो है जब रिएक्ट करेगा हॉट कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ तो वो बना लेगा ईथीन. यहाँ पर क्या हो रहा है? डिहाइड्रेशन हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है और यहाँ पर इसीलिए डबल बॉन्ड आ रहा है. OH रिमूव कर दिया है, यहाँ पर डिहाइड्रेशन हो रहा है. OH जो ग्रुप है वो रिमूव होके हाइड्रोजन के साथ वाटर फॉर्म कर लेगा और वैलेंसी फुलफ़िल करने के लिए कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड आ जाएगा. तो इथेनॉल कन्वर्ट हो रहा है ईथीन में व्हेन वी ऐड हॉट कंसनट्रेटेड H2SO4 टू इट. द कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कैन बी रिगार्डेड एज द डिहाइड्रेटिंग एजेंट विच रिमूव्स वाटर
फ्रॉम द इथेनॉल, क्योंकि यहाँ पर वाटर रिमूव हो रहा है, वाटर यहाँ से रिमूव हो रहा है, इसलिए हम इसको डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोलते हैं, हॉट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को। नाउ प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनॉइक एसिड। इथेनॉइक एसिड को हम एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। ये कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप में प्रेजेंट है। 5 to 8% solution of acetic acid in water is known as vinegar and it is widely used in the preservatives in pickles. तो विनेगर जो है ये क्या है, ये एसिटिक एसिड, इथेनॉइक एसिड का 5 to 8% जब हम इथेनॉइक एसिड को लेते हैं प्लस वाटर, तो हम उसे बोलते हैं विनेगर, और ये हम पिकल्स में यूज़ करते हैं। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर इथेनॉइक एसिड इज़ 290 केल्विन। तो 290 केल्विन जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट है, इसलिए ये कोल्ड क्लाइमेट्स में फ्रीज़ हो जाता है, इसलिए हम इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो हैं वो वीक एसिड्स हैं। नाउ रिएक्शंस ऑफ इथेनॉइक एसिड। इथेनॉइक एसिड के रिएक्शंस में सबसे पहले हम देखेंगे एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टेरिफिकेशन मीन यहाँ पर एस्टर फॉर्मेशन हो रहा है। एस्टर जब एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्ट कर रहा है, इथेनॉइक एसिड जब इथेनॉल के साथ रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो यहाँ पर एस्टर फॉर्म होगा। एस्टर्स आर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस। इसका जो केमिकल फॉर्मूला है, जो फंक्शनल ग्रुप का केमिकल फॉर्मूला है, वो है COO। एस्टर्स जो हैं दे आर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस, दे आर यूज्ड इन मेकिंग परफ्यूम्स एंड एज फ्लेवरिंग एजेंट्स। एस्टर को जब हम रिएक्ट करवाएंगे एसिड या बेस से, तो हमें मिलेगा अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस रिएक्शन इज़ नोन एज सेपोनिफिकेशन। इट इज़ यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप्स। तो सेपोनिफिकेशन रिएक्शन क्या होता है, व्हेन वी रिएक्ट एस्टर विद एसिड और बेस वी गेट अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पर हमने एस्टर लिया एंड बेस, वी गेट अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। रिएक्शन विद बेस के साथ जब हम इथेनॉइक एसिड को रिएक्ट करवा रहे हैं, NaOH के साथ यहाँ पर हमने रिएक्ट करवाया, तो हमें मिला सोडियम एसीटेट या इथेनॉइड, सोडियम इथेनॉइड और वाटर। तो ये जो है ये सॉल्ट है। नाउ रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। इथेनॉइक एसिड को जब कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ हम रिएक्ट करवाएंगे, तो हमें मिलेगा सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। नाउ रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। Ethanoic acid when reacts with carbonates or hydrogen carbonates, we get salt, carbon dioxide and water. सॉल्ट सोडियम एसीटेट यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। जब इथेनॉइक एसिड को हम रिएक्ट करवाएंगे सोडियम कार्बोनेट के साथ, वी गेट सोडियम एसीटेट प्लस वाटर एंड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। सिमिलरली व्हेन it reacts with sodium hydrogen carbonate, we get sodium acetate, water and carbon dioxide. Now soaps and detergents. What are soaps and detergents and what are their molecular formula, how they form, how they combine with dirt and water. So the molecules of soap are sodium or potassium salts of long chain carboxylic acid. तो carboxylic acid की long chain है, उसमें सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स भी हैं, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं सोप। The ionic end of soap is dissolved in water while the carbon chain dissolves in the soil. तो इसमें कार्बन चेन भी है प्लस आयनिक ग्रुप भी है। इस तरह से ये एक मॉलिक्यूल है सोप का, जहाँ पर ये जो है ये सोडियम आयन है, इसमें सोडियम सॉल्ट है, और ये जो है ये कार्बन चेन है। तो कार्बन चेन जो है वो ऑयल या डर्ट के साथ कंबाइन होगी, और जो आयनिक पार्ट है, सोडियम आयन का जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये जो है ये वाटर के साथ डिज़ोल्व होगा। द सोप मॉलिक्यूल दस फॉर्म स्ट्रक्चर्स कॉल्ड मीजल। ये जो इस तरह का फॉर्मेशन होगा इसको हम बोलते हैं मिजल फॉर्मेशन, वेयर वन एंड ऑफ द मॉलिक्यूल इज टुवर्ड्स द ड्रॉपलेट, ऑयल ड्रॉपलेट, वाइल द आयनिक एंड फेसेस आउटसाइड। तो आयनिक एंड जो है ये हाइड्रोफिलिक एंड है, दैट मीन्स वाटर लविंग, वाटर से कंबाइन करता है। ये जो पार्ट है, जो कार्बन चेन का पार्ट है, ये है हाइड्रोफोबिक एंड।
हाइड्रोफोबिक एंड मीन्स वाटर रिपेलिंग, ये वाटर से दूर जाएगा, डर्ट से कंबाइन करेगा। तो ये जो है गया ये मिसल फॉर्मेशन हो गया। इस तरह से मिसल फॉर्मेशन होता है जहाँ पर one end of the molecule is towards the oil droplet while the ionic end faces outside. This forms an emulsion in water. Emulsion formation कर लेता है। तो आपने जब देखा होगा लेदर फॉर्मेशन होता है, जब आप सोप को वाटर के साथ लेदर फॉर्म करते हो, तो जब वो डर्ट के साथ कुछ डर्ट के साथ कंबाइन करता है तो एक अलग सी फ्रॉथ आती है। तो बेसिकली वो उस डर्ट से कंबाइन कर गया है, इसलिए एक इमल्शन उसने बना लिया है। द सोप मिजल्स दस हेल्प इन डिजॉल्विंग द डर्ट इन वाटर एंड वी कैन वॉश आवर क्लोथ्स क्लीन। बट समटाइम्स क्या होता है, कुछ हार्डनेस भी होती है वाटर में, और वो हार्डनेस किस वजह से होती है, जब वाटर में कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स होते हैं तो वो वाटर हार्ड होता है, और इस तरह के हार्ड वाटर में सोप्स जो हैं वो वर्क नहीं करते। दिस प्रॉब्लम इज़ ओवरकम बाय यूजिंग अनदर क्लास ऑफ कंपाउंड्स कॉल्ड डिटर्जेंट्स। तो यहाँ पर हम डिटर्जेंट्स का यूज़ करते हैं जब वाटर में हार्डनेस होती है। डिटर्जेंट्स आर जनरली अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। सोप में हमने देखा था सोडियम में पोटेशियम सॉल्ट्स थे, यहाँ पर अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड है डिटर्जेंट्स में। द चार्ज्ड एंड्स ऑफ दीज कंपाउंड्स डू नॉट फॉर्म इनसॉल्यूबल प्रेसिपिटेट्स with the calcium and magnesium ions in hard water, thus they remain effective in hard water। तो ये जो हैं ये charged ends जो हैं ये insoluble precipitates जो हैं, जैसे कि जो भी वाटर में जो हार्डनेस कॉज कर रहे हैं उससे कंबाइन नहीं होते, उनसे इनसॉल्यूबल प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं करते, इसलिए वो इस तरह के हार्ड वाटर में भी इफ़ेक्टिव होते हैं। This was all about this lesson. This was all about carbon and its compound. I hope आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा, समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।